नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात 2024 से पहले गर्माती राजनीति की। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर इस दौरे को अहम माना जा रहा है। इस दौरान दोनों पार्टी की कई बैठकों में दोनों पार्टियों में बैठकों में शामिल हुए और 2024 लोकसभा के लिए राज्य में तैयारियों की समीक्षा भी की। कोलकाता में पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री एक गुरुद्वारे भी गए और कालीघाट मंदिर में पूजा भी करने का कार्यक्रम है। शाम को वो पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से भी मुलाकात करेंगे। उधर कांग्रेस ने 2024 की तैयारियों के लिए बैठकों की शुरुआत कर दी है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सुबह बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार पार्टी अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और राज्य प्रभारी मोहन प्रकाश समेत कई नेता मौजूद थे। आइए सुनते हैं चुनावों को लेकर जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने क्या कहा। सीट शेयरिंग को लेकर जो अलायंस कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, वो 29 तारीख को निर्धारित बैठक है, उस पर हम लोग सीटों की चर्चा करेंगे। हाँ। क्या आपको लगता है कि जो आरजेडी है उसके साथ आप लोग तालमेल बनाकर चीजें कर सकते हैं या दिक्कतें कुछ आपको लगता है? भाई, आरजेडी और वाम दलों के साथ तो लगातार लंबे समय से हम लोगों का गठबंधन रहा है। नई पार्टी जेडीयू आई है तो उसमें चर्चा करेंगे सब लोग मिलजुल के और हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। कोई नंबर रखा गया है कि सम्मानजनक? नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कि पहली बार वार्ता होगी 29 तारीख को। उधर बिहार में जेडीयू के खेमे में भी कई तरह के कयास लग रहे हैं। सुबह तो सवाल उठ गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे, लेकिन इसके जवाब में लल्लन सिंह ने कहा कि खबर का उन्होंने खंडन किया और कहा कि बीजेपी प्रायोजित है। उधर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। आइए सुनते हैं विजय कुमार चौधरी को। इस्तीफे की जो बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कौन बात चला रहा है? कौन बात चला रहा है? खबर अब फिर खबर तो आप पैदा करते हैं, खबर आप मार देते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि अब सुशील मोदी जब आप सुशील सवाल है, देखिए सुशील मोदी जी जदयू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। आप किसी इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के आते रहते हैं, भाजपा में इतनी गतिविधियां चलती हैं, इतनी बैठकें होती है, कहीं आपने उनकी कोई उपस्थिति देखी है? तो सवाल है कि जब अपने लोग नहीं पूछते हैं, छोड़ देते हैं, तो आदमी का मन, दिमाग, विचार ये सब भटकते रहता है चारों तरफ। उधर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर भी जेडीयू की बैठक में चर्चा हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने अलग अलग राज्य इकाइयों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर रहा है, जिसमें भविष्य की रणनीति को और खासकर जिन राज्यों में सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ना है वहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विस्तार से बातचीत की जा रही है। आज मौका था बिहार यूनिट के 30 नेताओं के साथ, जिसमें पार्टी के अधिकांश विधायक, पूर्व सांसद के अलावा पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। जिस बैठक के दौरान, ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक के दौरान आने वाले दिनों में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाए, खासकर जातिगत जनगणना कैसे कराई जाए या इसका क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ जहां तक गठबंधन की बात है कि सीटों का फार्मूला क्या होगा, उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए एक अलग से बैठक 29 तारीख को बुलाई गई है, जिसके प्रभारी मुकुल वासनिक जो हैं बिहार यूनिट के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो उनका समझौता है उसमें उनको कितनी सीटों पर अपना दावा ठोकना चाहिए। क्योंकि बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके अनुसार चूंकि
कांग्रेस पार्टी राजद के साथ पुरानी सहयोगी रही है, इसलिए वो राजद के साथ ही बैठकर सीटों का फॉर्मूला तैयार करेगी। जेडीयू को इससे कुछ लेना देना नहीं है। पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों का समझौता होगा और जो आरजेडी कोटे की सीट होंगी उसी से कांग्रेस पार्टी को सीट दी जाएगी। अभी तक के रुख से ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी को राजद कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 सीटों से अधिक देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आज की बैठक के दौरान मंत्रिमंडल में 2 और मंत्रियों को शामिल कराने के ऊपर भी चर्चा हुई और कहा गया कि अगर इसमें देरी हो रही है तो इसके लिए राजद जिम्मेवार है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राजद के सुप्रीमो लालू यादव से इस संबंध में बात करनी चाहिए और जो भी वैकेंसी है, क्योंकि उन्होंने कई नेताओं ने ये पॉइंट आउट किया कि तेजस्वी यादव के पास कई सारे विभाग हैं और अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उन विभागों को आखिरकार कुछ विभागों को तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी के झोले में डालना होगा। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 22 जनवरी के लिए राम मंदिर आयोजन की तैयारियों में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। कभी दफ्तर तो कभी अन्य संगठनों के साथ वो बैठकें कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों से मुलाकातें की, लेकिन अपने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। और वहां पर क्या राजनीति हो रही है समाजवादी पार्टी के खेमे में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। स्वामी प्रसाद मौर्य ये वो नाम है जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में रहते हुए, भाजपा में रहते हुए और अब समाजवादी पार्टी में रहते हुए बार बार विवादास्पद बयान देते हैं। पहले ताज़ा बयान की बात कर लें तो अभी उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा कहा और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर के कहा था कि यह धर्म नहीं धोखा है। अगर उससे पहले जाएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, लेकिन अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इससे पहले 2022 के चुनाव से ठीक पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आए थे और विधानसभा चुनाव लड़के हार गए, तब भी सपा ने उन्हें एमएलसी बनाया और जब से वो समाजवादी पार्टी में है तब से हिंदुओं को लेकर के बार बार बयानबाजी करते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा में रहते हुए कहा था कि गौरी गणेश की जो पूजा है वो गलत है, जो हिंदुओं की शादी की पद्धति है वो गलत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद उन्होंने कोविड काल में पलायन कर रहे मजदूरों को लेकर के कहा कि ये जो मजदूर हैं ये मौत का सौदागर हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार की खासियत ये रही कि बीजेपी की सरकार में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी भी हिंदू धर्म को लेकर कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जैसे ही भाजपा का साथ छूटा और अखिलेश यादव की साइकिल पर स्वामी सवार हुए, उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। जाहिर है ये एक वोट बैंक की राजनीति है और जिस तरीके से MY समीकरण बना करके समाजवादी पार्टी चलती है, उस MY में जो M फैक्टर है उसको साधने की एक समाजवादी पार्टी की और स्वामी प्रसाद मौर्य की कोशिश है और उसी कोशिश के तहत स्वामी प्रसाद बार बार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर अखिलेश यादव उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकने की कोशिश करते। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV, अयोध्या। अयोध्या में अगले महीने राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसमें सियासत से लेकर कला जगत की नामी हस्तियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी समारोह के मुख्य जजमान होंगे। तैयारियों को लेकर ढेर सारी बातें, लेकिन विपक्ष से जुड़े नेताओं के रुख सुर्खियां बन रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी के उद्घाटन समारोह के लिए अलग अलग सियासी दलों के नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सियासत के रंग भी दिख रहे हैं। CPIM ने साफ किया कि वो राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहेगी। सीताराम येचुरी ने धर्म को निजी मामला बता रहे हैं। ये आमंत्रण हम स्वीकार किए, उसके बाद हमने उन्होंने पूछा नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको जवाब नहीं दिया। अब ये बाकी ये जो प्रचार जो चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात स्पष्ट रखना चाहूँगा मैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में।
कौन होगा परमात्मा जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का, वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए। तो जहाँ तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट है। बीजेपी के लिए राम मंदिर सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। 2024 के लोकसभा और राज्यों के चुनाव में भी पार्टी के लिए अहम मुद्दा बना रहेगा। मैं देखती हूँ कि जिन लोगों को भारतीय परंपराओं पर गर्व नहीं है, जिन्होंने आज तक धर्म का इस्तेमाल करा है गलत तरीके से और भारत को विभिन्न जगहों पर बांटने का प्रयास किया और भारत की जो मर्यादाएं हैं और भारत की जो मान्यताएं हैं उनको सही दिशा देने का जो नियम है वो भी नहीं किया और उनको सही तरीके से समझा भी नहीं। तो ये जो नासमझ किस्म के लोग हैं, ये वही नासमझी आज भी इन्होंने अपनी बातचीत से और अपने बयानों से करी है। वाम दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। अब निगाहें कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर टिकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समारोह में बुलाया गया है। राहुल गांधी को निमंत्रण मिला है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आमंत्रण की पुष्टि की है, लेकिन पार्टी के रुख के बारे में उन्हें पता नहीं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस पे सियासी खेल भी शुरू हो रहा है और आने वाले दिनों में ये सियासी खेल और तेज होता दिखेगा। दिल्ली से मरिया शकील के साथ, लखनऊ से तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। और अब बात देश की बात में अपने स्वास्थ्य की। हाल ही में बच्चों द्वारा दूध में मिलाकर पिए जाने वाली हेल्थ ड्रिंक, एक तरह से बॉर्नवीटा की सामग्री पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर रेवंत हेमंतसिंका ने इसके इंग्रेडिएंट्स पर सवाल उठाए। कहा कि इसमें एक तरह से रंग और चीनी भर है, लेकिन अब सामने आया कि इसका असर हुआ है। बॉर्नवीटा जैसी बड़ी कंपनी चीनी की मात्रा कम कर रहा है और हेमंत इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। तो इसका असर हुआ है। आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद बॉर्नवीटा चीनी में करीब 15% की कमी करेगा। 8 महीने पहले एक इन्फ्लुएंसर उन्होंने बॉर्नवीटा चॉकलेट हेल्थ ड्रिंक में चीनी से ज़्यादा मात्रा होने पर लोगों का ध्यान खींचा था। पहले बॉर्नवीटा हर 100 ग्राम पाउडर में 37.4 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करता था। नई पैकेजिंग के हिसाब से चीनी की मात्रा घटाकर अब 32.2 ग्राम कर दी गई है। ज़्यादा चीनी की तरफ लोगों का ध्यान खींचने वाले इन्फ्लुएंसर रेवंत हेमंतसिंका फूड फार्मर और उन्होंने इसे एक बड़ी जीत बताया। और रेवंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेवंत जुड़ने के लिए, आपको बहुत बधाई। पहले तो आप ये बताइए कि आपने, क्योंकि इतने बरसों से इतना बड़ा जायंट है जो बॉर्नवीटा बनाता है और उसमें आपने चीनी की मात्रा की बात कही कि चीनी भर है और कलर है, तो क्यों सोचा आपने और क्या हुआ है, ज़रा ये हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मुझे जंक फूड से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो जंक फूड से प्रॉब्लम है जो अपने आप को हेल्दी बुलाता है। बॉर्नवीटा अगर आप देखोगे पैकेजिंग में लिखा रहता है तन की शक्ति, मन की शक्ति, स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग मसल्स, इम्यूनिटी सपोर्ट, और बहुत सारे पेरेंट्स इसको अपने बच्चे को दिन में 2 बार देते हैं और एज आप देखें इसमें अबाउट 1/3 चीनी रहता है। ये उतना हेल्थ ड्रिंक जैसे ये वो बोलते हैं, वो हेल्थ ड्रिंक एक्चुअली उतना है नहीं। तो ये मुझे खराब लगा, क्योंकि जो बचपन में आदत लगती है हमारे, जब हम बड़े होते हैं हमें वही आदत लॉन्ग रन में वही रहता है। तो अगर आप बचपन में बच्चे को चीनी का आदत लगा देंगे तो जब वो बड़ा होगा, लंच के बाद उसे चीनी खाने का मन होगा, ब्रेकफास्ट में चीनी खाने का मन होगा। तो इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया बॉर्नवीटा के अगेंस्ट। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए कि जो वो बचपन से अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो एक्चुअली उसमें उतना हेल्दी नहीं है जितना वो हेल्दी समझते थे। बॉर्नवीटा ने मुझे लीगल नोटिस भेजा वीडियो हटाने के लिए और मैंने वीडियो हटाया और फिर बहुत खूब हंगामा हुआ। और एक बड़ा सा डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के बॉडी ने मेरा वीडियो को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि मेरा वीडियो बिल्कुल साइंटिफिक है। और फिर गवर्नमेंट के चाइल्ड राइट्स बॉडी ने बॉर्नवीटा को नोटिस भेजा वीडियो अपने पैकेजिंग को हटाने के लिए, जो मिसलीडिंग एड्स थे वो हटाने के लिए। तो ये काइंड ऑफ वन ऑफ प्रॉबेबली पहले बार हिस्ट्री में हुआ कि एक सोशल मीडिया वीडियो के कारण
गवर्नमेंट के चाइल्ड राइट्स बॉडी ने बॉर्नवीटा को एक नोटिस भेजा अपने पैकेजिंग हटाने के लिए। और आप ये अगर हिस्टोरिकली सोचोगे, 1947 में ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा, 1948 में कैडबरी जो एक ब्रिटिश कंपनी है 1948 में लॉन्च किया बॉर्नवीटा, और 75 इयर्स अब हो गए और 75 इयर्स बाद उन्होंने अपने रेसिपी को बदला। तो ये काफी मतलब डिफिकल्ट चीज है करना। सो मैं काफी हैप्पी हूँ और आई एम होपिंग कि ये चेन रिएक्शन सेट करे और बाकी सब कंपनीज भी अब धीरे धीरे करके अपने थोड़ा प्रोडक्ट सुधारे। आपने रेवंत जी कैसे सोचा कि इसको चेक करना है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और आपने सही कहा कि हेल्थ के नाम पर लोग जो गलत चीज़ें बेचते हैं, हमने हाल में देखा है सरकार सक्रिय हुई है और कदम उठा रही है। तो पहले आपने क्यों सोचा कि इसको चेक करते हैं, ज़रा ये बताइए कैसे आपने चेक करा, थोड़ा ये बताइए। चेक करना तो मतलब आप खाली पैकेज को घुमाइए, कोई भी चेक कर सकता है, इसमें मैं कुछ एक्सेप्शनल नहीं किया हूँ। कोई भी आप पैकेज देखोगे इसमें फ्रंट ऑफ द पैकेज में मार्केटिंग होता है, बैक ऑफ द पैकेज में सच्चाई होता है। तो बैक ऑफ द पैकेज में न्यूट्रिशन लेबल होता है और इंग्रेडिएंट लिस्ट होता है, जिसमें कंपनीज को फोर्स किया जाता है कि आपको सच्चाई बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत बोल रहे हैं बैक ऑफ द पैकेज में तो कोई भी आदमी लैब टेस्ट के लिए वो प्रोडक्ट को भेज सकता है और लैब रिपोर्ट में फिर आ जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। मैं कुछ लैब रिपोर्ट सब नहीं किया, मैं जो बॉर्नवीटा का इंग्रेडिएंट लिस्ट है और न्यूट्रिशन लेबल है वही मैं पढ़ के सुनाया। और काफी शॉकिंग बात है कि भारत में ज्यादातर लोग न्यूट्रिशन लेबल नहीं पढ़ते हैं, और अगर वो फ्रंट ऑफ द पैकेज के हिसाब से खरीदते हैं और अगर वो घुमा के पढ़ते भी हैं तो खाली दो ही चीज चेक करते हैं बैक ऑफ द पैक में, एक होता है MRP और दूसरा होता है एक्सपायरी डेट। MRP और एक्सपायरी डेट के अलावा और कोई कुछ चीज चेक नहीं करता। इनफैक्ट एक फनी सा लाइन भी है, द लॉन्गर द एक्सपायरी डेट द सूनर वी एक्सपायर, बिकॉज उसमें ज्यादा प्रेजर्वेटिव्स होता है। अगर कोई प्रोडक्ट में बहुत लंबी एक्सपायरी डेट है तो यूजुअली ये ऑब्वियसली ये जनरलाइजेशन है, इसमें एक्सेप्शंस है, बट हाँ। सो बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि मैं सब लोग को बोलता हूँ आप प्लीज पैकेज को घुमाओ और उसका न्यूट्रिशन लेबल और इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो, वहीं पर प्रोडक्ट का सच्चाई लिखा हुआ है। बिल्कुल रेवंत, आपने सही बात की कि लोग एक्सपायरी डेट देखते हैं और प्राइस देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग प्राइस देखते हैं कितना सस्ता है। आप क्या और प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर हेल्थ से इस तरह से जुड़े हुए हैं और उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, और क्या आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आपका मैसेज क्या है लोगों को? हाँ, सो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता हूँ और मेरा इन जनरल एक फिलॉसफी है कि लोग यूजुअली जब वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में, बर्गर के बारे में, फ्राइज के बारे में और चॉकलेट्स के बारे में। लेकिन ये सब प्रोडक्ट्स हम यूजुअली हफ्ते में एक बार खाते हैं। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी में प्रोडक्ट है, जो बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स भी चॉकलेट ही है एसेंशियली, बट हम बिस्किट्स को हर रोज खाते हैं और बॉर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट्स को हर रोज खाते हैं। तो मैं इन जनरल बोलता हूं कि जो आप प्रोडक्ट्स डेली खाते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपको बीमार कर रहे हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स तो खराब है ही, लेकिन सबको पता है कि वो खराब है। ज्यादा प्रॉब्लम है जो प्रोडक्ट्स अपने आप को हेल्दी बुलाती है, जैसे सीरियल्स हो जाते हैं बहुत सारे, बिस्किट्स है ज्यादातर, और जो भी हम चाय के साथ बिस्किट लेते हैं ज्यादातर उसमें खाली चीनी, मैदा, पाम ऑयल होता है। सो एक अगर आप बोलोगे एक मैसेज भारत के लिए, सबसे पहले होगा कोई भी प्रोडक्ट आप ग्रोसरी स्टोर नेक्स्ट टाइम जाओगे, आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो और उसमें देखो कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट में क्या है। और इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑर्डर के हिसाब से होता है, जो सबसे पहले आएगा इंग्रेडिएंट लिस्ट में वो सबसे ज्यादा है, जो सेकंड आएगा वो सेकंड मोस्ट है, थर्ड है थर्ड मोस्ट है। तो अगर फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में शुगर या मैदा या पाम ऑयल है तो वो प्रोडक्ट को जितना अवॉइड करो उतना बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं और इस तरह से आपने ये लोगों को जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में चीनी की मात्रा हमारे बच्चे कम खाएं तो अब शुरुआत से ही बहुत फ़र्क पड़ता है। तो रेवंत का धन्यवाद। और एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देश का नया जंगी जहाज INS इम्फाल आज यानी 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मणिपुर के मुख्यमंत्री आर बीरेन सिंह भी मौजूद थे। कमीशनिंग का कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुआ। ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय है। इम्फाल पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसे पश्चिमी नौसेना कमान को सौंपा गया है, यानी ये अरब सागर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। आज आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आईएनएस इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है। इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ, जो उत्तर भारत में है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएनएस इम्फाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं। आईएनएस इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसे बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है। तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम हर जगह का प्रताप आईएनएस इम्फाल में शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। और अब बात अपने किसानों की। ग्रीन लैंड माइन अलार्म बनेगा हमारे किसानों के लिए रामबाण, जानवरों से बचाएगा किसानों की फसल। आईटीएम के स्टूडेंट्स ने बनाया है एक कमाल का उपकरण। देखिए ये रिपोर्ट। आवाज होगी और जानवर भाग जाएगा। ये जरा सा उपकरण किसानों की फसल को जानवरों से बचाने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में कंप्यूटर साइंस के छात्र अविनाश वरुण ने ये उपकरण बनाया है और इसका नाम है ग्रीन लैंडमाइन अलार्म। आप सभी जानते हैं कि किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए बहुत सारे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखते हैं कि अपनी बाउंड्री को बिजली के तारों से घेर देते हैं, लेकिन उससे कई पशुओं की जान जाती ही है, लेकिन कई किसान भी उसके चपेट में आ जाते हैं। उन्हीं सबको देखते हुए हमने ये ग्रीन लैंडमाइन बनाया है। कुछ खेतों में इसका ट्रायल किया गया तो इसमें किसानों ने काफी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि इस इलाके में छुट्टा पशुओं की परेशानी काफी बड़ी है। इसे खेतों के किनारे लगाया जा सकता है। इसमें एक स्विच सेंसर लगा है, जो जरा सा दबाव पड़ते ही सक्रिय हो जाता है। लाइट चमकने लगती है और तेज अलार्म बज जाता है। इसे स्टील से बने एक बॉक्स में बनाया गया है। इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। एक बार चार्ज करने पर यह 6 से 8 महीने तक काम करेगा। इसमें नंबर सेट किया जाए तो किसान के नंबर पर फोन भी आ जाता है। इसका वजन महज 200 ग्राम है। इसे बनने में 300 से 400 का खर्च आएगा। मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में छुट्टा मवेशियों की समस्या आम है। पिछले चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने इसका मुद्दा उठाया। किसान भी जब तक अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। इस उपकरण से किसानों को काफी सहूलियत हो सकती है। गोरखपुर से विनीत पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। असम में एक दर्दनाक खबर आई। वहां से एक महिला को अंधविश्वास के चलते जिंदा जला दिया गया। असम के सोनतपुर जिले में 30 वर्षीय इस महिला पर जादू टोना करने के शक के चलते पहले उसे धारदार हथियार से हमला किया गया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोग अब भी फरार बताए गए हैं। उनको तलाशने का सिलसिला जारी है।
बताया जा रहा है कि संगीत काती नाम की महिला पर पड़ोसी जिसकी पहचान सूरज भगवार के तौर पर हुई थी, वो गांव के बाहर से लोगों को बुला लाया और उसने महिला को निशाने पर लिया। हमलावरों ने जब इस घटना को अंजाम दिया, कहा जा रहा है कि उस समय वो नशे में थे। उन्होंने महिला के पति को बांध दिया और फिर महिला को जला दिया। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री कल पुंछ जाएंगे, राजौरी भी जाएंगे। पहले आज जाने का कार्यक्रम था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, लेकिन जिस तरह से हाल में वहाँ पर स्थितियाँ पैदा हुई उसको देखते हुए रक्षा मंत्री कल पुंछ और राजौरी का दौरा करेंगे और हालात की समीक्षा लेंगे। गौरतलब है कि जो हमारे सेना अध्यक्ष है वो भी गए और उन्होंने भी हाल का जायजा लिया था और अब रक्षा मंत्री का दौरा कल हो रहा है। भारत मंडपम में आज आयोजित हुए वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज वीर साहबजादों को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ड्रग्स आज राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस परेशानी से उबरने में सरकार के साथ समाज और परिवारों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ड्रग्स को रोकने के लिए समाज को आगे आना होगा। स्टार्टअप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे। आज भारत में 1.25 लाख नए स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के सपने हैं, इनोवेशन है, कुछ कर गुजरने का प्रयास है। हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है। हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जूझना है और विजयी होकर के निकलना है। वीर बाल दिवस पर लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया और साहिबजादों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चारों साहिबजादों का सर्वोच्च बलिदान मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पश्चिमी वाद्य यंत्रों के साथ रामधुन की प्रस्तुति की भी तैयारी है, जिसके लिए मशहूर ड्रमर तन्मय मुखर्जी का ग्रुप जोर शोर से तैयारियां कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। 22 जनवरी की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, कई सारे ग्रुप्स परफॉर्म करने वाले हैं। तन्मय मुखर्जी जो इंटरनेशनल ड्रमर हैं, टी सीरीज स्टेज वर्क्स लखनऊ के साथ कोलैबोरेशन में हो सकता है कि 22 जनवरी को परफॉर्म करें। और एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसमें भजन ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजाया जाएगा। बहुत सारे ड्रमर्स होंगे। हम तन्मय से बात करने की कोशिश करेंगे। तन्मय, क्या है ये कॉन्सेप्ट? इस बार हम लोग एक नई तरीके की भक्ति कर रहे हैं, बिकॉज ये इस बार बहुत बड़ा भव्य उद्घाटन हो रहा है और हम लोग लकी हैं कि हम लोग इसका पार्ट बन पाए। तो क्यों ना इस बार उत्तर प्रदेश के लोग ड्रमिंग के माध्यम से भजन को सुने। तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और इसमें लोगों को ड्रमिंग करने के लिए एक साथ कनेक्ट करते हैं। और इस समय अच्छा मौका है, हमारे राम जी की भक्ति हो रही है, तो भजन को एक नए स्टाइल में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग लेके आ रहे हैं। तो कितनी बड़ी आपकी टीम है और किस तरीके से ये अलग है? ये बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज ये कोई प्रोफेशनल ड्रमर्स नहीं है। ये लोग स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग फील्ड के हैं, अलग अलग जॉब में है। एक साथ ये एक सिंक में ड्रमिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। और एक ऐसा ड्रम सर्कल जो मैं करता हूँ, इसमें लोगों को मौका मिलता है ड्रम बजाने का। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि इस बार प्रभु श्री राम के नाम पे हम लोग
एक बहुत ही अच्छा भजन प्रस्तुत करें, और ये इस उनके लिए भेंट है ताकि लोग और हमारा यूथ इस ड्रमिंग के माध्यम से उनकी भक्ति कर पाए। तो उम्मीद है 22 जनवरी को आपको परफॉर्म करने की अभी की क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल पूरी कोशिश है, और हम चाहते हैं कि हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हमारे यूथ को भी, क्योंकि ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट रहेगा इस बार, और उत्तर प्रदेश की जनता और हमारा पूरा इंडिया देखेगा कि ड्रमिंग के माध्यम से भी भक्ति को कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हम तन्मय से बात करने के लिए। तो ये थे तन्मय मुखर्जी, एक इंटरनेशनल ड्रमर है। उम्मीद है 22 जनवरी को ये परफॉर्म करेंगे टी सीरीज स्टेज वर्क लखनऊ के साथ कोलैबोरेशन के अंदर, जहां एक अपनी धुन बना रहे हैं ड्रम्स के साथ, और नए तरीके का कॉन्सेप्ट है ये भजन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। कैमरा पर्सन विनीत कुमार वर्मा के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी।